हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था फसलों के त्यौहार। फसलों के त्यौहार शीर्षक लेख में फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। वे त्यौहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। इस पाठ को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि सांस्कृतिक में कितनी सारी बातें शामिल रहती है, जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित है तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से। अब इस चैप्टर में भी जब लेखिका खिचड़ी मना रही है, जो खिचड़ी का त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है इस चैप्टर में, उसमें लेखिका कह रही है जब हम बचपन में यह त्यौहार मनाते थे, यानी हमारा स्कूल के दिनों में हम ये त्यौहार मनाते थे, तो उसकी कुछ बात ही अलग होती थी, निराली होती थी। लेकिन अब की बार जो खिचड़ी मना रहे हैं, इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मौसम ठंडा है और सूरज नहीं निकल रहा है। लास्ट में लेखिका कह रही है कि चाहे त्यौहार किसी भी ढंग से मनाया जाए, किसी भी रीति से मनाया जाए, लेकिन वह होते किसके हैं? खुशियों के ही त्यौहार होते हैं। अब आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े हुए कोई न कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग के पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कौन कौन से त्यौहार फसलों से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से ये त्यौहार आपको सुना देती हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में, यानी सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से ये फसलों के त्यौहार मनाए जाते हों। अलग अलग तरीके से क्या होती है? खुशियाँ बांटी जाती है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद, यानी कि उनको यह उम्मीद होती है कि हमारे जो फसल है उसकी पैदावार अच्छी हो, यानी कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इस उम्मीद में सभी नज़र आते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद रखते हैं और घरों में क्या करते हैं? खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियों का इजहार करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रांतों में कैसे कैसे ये त्यौहार मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति से कहते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ पे इसको तिल संक्रांति भी कह सकते हैं या फिर मकर संक्रांति। अपने यहाँ पे भी तो मकर संक्रांति कहते हैं ना इसको। हम इस पर्व किस रूप में मनाते हैं? मकर संक्रांति के रूप में। असम में बिहू, असम में इस त्यौहार को क्या कहा जाता है? बिहू। केरल में ओणम कहा जाता है इस त्यौहार को, या इस पर्व को आप कह सकते हो। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं और पंजाब में यह त्यौहार लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है और गुजरात में पतंग का पर्व सब कहा जाता है इसे। सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। ये सारे के सारे त्यौहार किससे जुड़े हुए हैं? खेती और फसलों से। इन्हें जनवरी के मध्य से अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ भी 15-14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है ना, तो अलग अलग जगह पे इस त्यौहार को मनाने का अलग अलग समय है। बस थोड़ा सा जनवरी से लेके अप्रैल तक का समय रहता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, यानी बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, धूमधाम से मनाते हैं। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। सो स्टूडेंट्स, झारखंड में इस त्यौहार का जश्न कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, यानी सबके सब एक साथ नहीं मनाती। अलग अलग जनजाति होती है वहाँ पे, वो अलग अलग समय पे इसको मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं।
तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति यानी वृक्ष की पूजा, ये सारी प्रकृति है, जल, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, जितनी भी हम पूजाएं करते हैं इसको प्रकृति कहते हैं। तो आदिवासी लोग आमतौर पे किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का एक वृक्ष होता है, वहाँ का शुभ वृक्ष माना जाता है, उसी की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन विशेष रूप से किसकी पूजा की जाती है? साल के वृक्ष की, या पेड़ भी आप उसको बोल सकते हैं। यही समय है जब खुशनुमा माहौल हो जाता है और हर तरफ प्रकृति सुंदर हो जाती है। साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरें बजाते हैं और उन्हें लेकर नाचते भी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं, सब नाच रहे हैं ना। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, पीले पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाँह डालकर नृत्य करते हैं। वहाँ के जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं और पीले इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है उससे पुताई कर दी जाती है, और भी पीला कलर भी कर सकते हैं, उनको एकदम साफ़ सुथरे रखते हैं। और वहीं पे बाहर सारे के सारे पंक्ति लगा के यानी कि लाइन में खड़े हो जाते हैं और कमर में हाथ डाल के एक दूसरे के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इस तरह वे क्या करते हैं? अपना उत्सव मनाते हैं। अब देखिए अगले दिन वो लोग क्या करते हैं, यानी कि दूसरे दिन, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। जितने भी आस पड़ोस में घर होते हैं उन सभी घरों में जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। किसके पौधे लगाते हैं? फूलों के पौधे। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, यानी कि वह घर घर जाते हैं और चंदा भी मांगते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरे का फूल पहनते हैं। कोई तो गले में फूल की माला पहनते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ पहनते हैं? अपने कानों में सरे का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा की जाती है। धान यानी चावल की पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अगली फसल के लिए रख दिया जाता है कि अगली फसल में यही धान बोएंगे, क्योंकि उससे उनके आराध्य देव का आशीर्वाद मिला हुआ है उस धान को, क्योंकि भोग लगाने के बाद भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है उस चीज़ को। तो वो सोचते हैं कि ये आशीर्वादी धान अगर हम लगाएंगे तो इससे हमारी पैदावार क्या होगी? अच्छी होगी। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों में से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलों में चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है, यानी उनको सबको काटकर जो भी लोग इस खेती से संबंधित कार्य करते हैं वो इसे उनके घरों में पहुंचा देते हैं। और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हल्दी को शुभ माना गया है, तो इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। अब जो साबुत हल्दी होती है, अपन पिसी हुई हल्दी आप लोग देखते हो, लेकिन घरों में साबुत हल्दी भी आती है। अरबी होती ना, उतनी ही हल्दी की गांठ होती है छोटी छोटी, वो साबुत हल्दी होती है, उसको मटके के चारों ओर बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक कहाँ रखा रहता है? धूप में, यानी सूर्य की रोशनी में इसको रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं। हम जब दूध चढ़ाते हैं गैस पे भी आप लोगों ने देखा होगा, तो कई बार क्या होता है, दूध उफन जाता है और उफन के क्या होता है, बाहर निकल जाता है भगोने से। वैसे ही यहाँ पे भी सूर्य के सामने रखा हुआ मटका, उसके अंदर उफान आने लगता है और उफान आने के बाद
वे लोग पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, ऐसे स्वर सुनाई देते, यानी वो खुशियाँ मनाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा है। आप नक्शे में देख पा रहे हो गुजरात किस स्थान पे है। यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन जो दिखाई दे रहा है इधर गुजरात है। तो गुजरात में मकर संक्रांति के पर्व पर अधिकतर पतंगें उड़ती है। आसमान में पतंग ही पतंग रहती है। जिधर नज़र उठाए शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, गुजराती का मतलब वह गुजरात का है, इसलिए उसे गुजराती कहा गया है। उसकी जाति गुजराती नहीं होती है। राजस्थानी का मतलब जो राजस्थान में रहता है उसे राजस्थानी कहा गया है। बंगाली का जो बंगाल में रहता है उसे बंगाली कहा गया है। इसी तरह जो लोग गुजरात में रहते हैं वो अलग अलग जाति के तो होते हैं, लेकिन वो कहलाते क्या हैं? गुजराती कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा है कि जिस देश का निवासी होता है वह उसी देश का नागरिक कहलाता है। जाति, धर्म ये सब मायने नहीं रखते। तो यहाँ पे गुजरात में भी चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन सभी मिलजुल कर पतंगे उड़ाते हैं। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी जैसे ढक सा जाता है। ऐसे लगता है कि सूर्य को ढक दिया है पतंगों ने। अब आगे देखिए, कुमायूं में, कुमायूं नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ है कुमायूं? थोड़ा डार्क ग्रीन किया हुआ है। इस स्थान पे कुमायूं है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को बांधकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरियाँ पिरोई जाती है। संतरा जो होता है पूरा का पूरा नहीं पिरोया जाता है, उसकी कलियाँ निकाल के, और गन्ना पूरा बड़ा होता है उसके छोटे छोटे रूप में काट लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। उन्हीं को क्या कहते हैं? गंडेरी कहते हैं। तो ये भी उनके साथ साथ, पकवान के साथ साथ पिरोए जाते हैं। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि के साथ करते हैं। ये सारा काम कौन कर देता है? पिरोने का बच्चे कर देते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। उत्सव के साथ करते हैं, वह बड़े उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ, ले जाओ बड़ो, मैं के दे जा सोने को घड़ो, खाप ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी। बच्चे इस तरह के गाने गाते हैं कि कौवा तू पकौड़ी ले जा, बड़ा ले जा और पूरी ले जा, और उसके बदले में हमें क्या दे जा? सोने का घड़ा दे जा या फिर सोने की छुरी दे जा। इसके अलावा भी मन में जो भी कामना होती है, जो भी इच्छा होती है कुछ मांगने की, वह भी मांग लिया जाता है ना? कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। हमारे यहाँ भी तिल के लड्डू बनाए जाते हैं ना। हम लोग भी बड़े चाव से तिल के लड्डू, यानी कि बड़े शौक से सारे के सारे तिल के लड्डू खाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? अगर आप लोग और कहीं रहते हो, अपनी नानी के यहाँ जाते हो, इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग सभी इस त्यौहार को अलग अलग रूप में मनाते हैं। यानी कि एक ही इलाके में रहो, उसके बावजूद भी इस त्यौहार को लोग किस रूप, अलग अलग रूप में मनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हुआ।
और इसको आप अच्छे से रीड करना, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग जगहों पे खिचड़ी का त्यौहार या मकर संक्रांति का त्यौहार, बिहू, इसको किस रूप में मनाया जाता है और कहाँ पे कौन सा फसल का त्यौहार मनाया जाता है, इसकी जानकारी विस्तारित रूप से मिल रही है। ओके, थैंक यू।